तो कल हमने शुरू किया था, दैट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान। हमने देखा था कुछ ऑफर्स दिए थे इसमें बाय द ब्रिटिश, जो आगे फर्दर डेवलपमेंट्स होने थे। इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो कांग्रेस को सही नहीं लगे और मुस्लिम लीग भी एंड पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था इसको। जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे हम, जिसमें सारे इंडियंस ही होंगे, इंडियन मेंबर्स ही होंगे। उनका काम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। ठीक है, सो वही प्रोविजंस में देखे थे। तो लास्ट वी सॉ दैट इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। कितने मेंबर्स रखे गए थे उसमें? 14 मेंबर्स। 6 वर फ्रॉम INC, 5 were from Muslim League, 1 member was from the Christians, 1 from Sikhs and 1 from Parsis. That was the interim government. तो at the end Muslim League को भी लाया गया था, उसको ज्वाइन कराया गया था। कौन सा? दिस the interim government। ठीक है, तो दिस अब जिन डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मिल रही थी, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट थी, जैसे कम्युनिकेशन था, हेल्थ मिनिस्ट्री, कॉमर्स, लॉ मिनिस्ट्री, तो ये सब अब पोर्टफोलियो बांटा जा रहा था। अब हुआ क्या, साथ साथ इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हो गया। इलेक्शन कैसे हो गया? प्रोविंशियल असेंबलीज में, जो प्रोविंसेस थे उन असेंबलीज से आने थे लोग, कहां पे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो हिंदुस्तान का आईन लिखेंगे। जब इलेक्शन हो गया, कितनी सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया के लिए? देयर वर 296 सीट्स। आउट ऑफ दीज 208 किसने जीती थी? इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और मुस्लिम लीग ने ओनली 73 सीट्स विथ मुस्लिम लीग। ठीक है, कुछ बाकी और भी सीट्स थे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती थी तब वो सीट्स। तो जब ये सिचुएशन मुस्लिम लीग ने देखी, उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया, कहा हम इस इंटरिम गवर्नमेंट को, ना तो इस इंटरिम गवर्नमेंट को मानते हैं, ना तो हम इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मानते, ना तो कैबिनेट मिशन प्लान को ही मानते हैं। देखिए, हमने कहा अगर हम लास्ट पे चाहिए, दैट इज ओनली पाकिस्तान। वी नीड दी, जो इंडिया है इसका क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इन्होंने सब कुछ रिजेक्ट किया। इट वाज ऑन 29th of July 1946, 29th July 1946, जब इन्होंने कहा कि इफ वी नीड एनीथिंग दैट इज ओनली द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। ठीक है, और इन्होंने कहा कि 16 अगस्त 1946 को, ये सभी कब कर थे? जुलाई में अनाउंस किया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं मानते। किस बेसिस पे? इस वोटिंग की बेसिस पे। इनको लगा कि ये सब हालत है, इनको लगा कि हम हमेशा ओवरशैडो हो जाएंगे, हमारी चलेगी ही नहीं हिंदुस्तान में। इनका डर था उससे। ठीक है, तो इसीलिए इनने क्या किया? इनने स्टेप बैक लिया, कहा हमें चाहिए अब पाकिस्तान। और ये भी वार्न किया कि 16 अगस्त 1946 हम शुरू करेंगे प्रोटेस्ट्स। और हो गया। इस 16 अगस्त 1946 को जब प्रोटेस्ट शुरू हो गया, इसको इन्होंने नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे किसको बोलते हैं? 16 अगस्त 1946 को। इस दिन बहुत सारी किलिंग्स हो गई ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा से ही शुरू हो गया था एंड 1 लाख लोग बेघर हो गए थे, घर तोड़े गए। 4000 लोग विद इन 72 आवर्स की डेथ हो गई, 4000 लोगों की। दैट वाज अ ब्लडशेड। इसको एज अ ब्लैक डे मनाया जाता है इन द इंडियन हिस्ट्री। 16 अगस्त ईयर वाज 1946, जब ब्लडशेड एंड किलिंग्स होगी, तभी इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। उस टाइम पे गांधी ने फिर से वही थ्रेट दिया कि अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चलता, अब ये मजहबी लड़ाई बन गई थी, क्योंकि वो किस बेसिस पे पाकिस्तान डिमांड कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मुस्लिम्स। तो ये कम्युनलिज्म आ गया अब। तो on the streets of Calcutta, that communalism led to the great deaths. I mentioned that within 72 hours, 4,000 people died. And over 1 lakh people, they were homeless. So that was the violence on 16th of August 1946, जिसकी वजह से गांधी ने अनाउंस किया that he is declaring the fast unto death. In fact, JL नेहरू ने वार्न किया, क्योंकि JL नेहरू तब क्या थे? हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। आप समझ लो PM थे वो। ठीक है, तो उसने वार्न किया, अगर ये सब रुका नहीं कैलकाटा में, तो हम एरियल बम्बार्डमेंट करेंगे, यानी कि बॉम्ब्स, कहां? एरियल बॉम्ब्स हम फेंकेंगे इस पे कैलकाटा पे, तो लोग काफी मरेंगे। दैट वाज वार्निंग फ्रॉम JL नेहरू। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई थी, अब इस इलेक्शन के बेसिस पे 9 अगस्त 1946 को पहली मीटिंग होती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। जैसे आजकल लोकसभा बनता है, फिर क्या होता है? पहली मीटिंग रखी जाती है। जब MPs बनते हैं तो पहली फर्स्ट सिटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है। वैसे ही जब इलेक्शन हो गया तो पहली मीटिंग 9 अगस्त 1946 को हो गया, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग का कोई मेंबर नहीं आया, नहीं बैठा, क्योंकि उनका क्लियर कट मैसेज था दैट वी ओनली नीड, इट्स 9th of December, sorry, not August, 9th of December 1946। उनका क्लियर कट मैसेज था, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पाकिस्तान। ना तो हम कभी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट लेंगे, ना तो हम इस इंटरिम गवर्नमेंट में साथ हैं। That was there on the side of Muslim League and they were demanding the goal of their independent Pakistan। ठीक है, कल कहां तक लिखा था? नेक्स्ट लिखिए, इनिशियली मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन
Initially, Muslim League did not join interim government. Initially, Muslim League did not join interim government. Interim government, but later on, 26th of October 1946. Later on, 26th of October 1946, Viceroy Wavell secretly brought the members of Muslim League to join the government. सर ये मुस्लिम ने अपनी रजामंदी से इलेक्शन नहीं लड़ा था कि ये कौन सा इलेक्शन नहीं लड़ा था? ये जो सर कॉन्स्टिट्यूंट इलेक्शन तो लड़ा था, तभी तो सीट जीती ना। इलेक्शन लड़ा था, उसका रिजल्ट भी आया, लेकिन जब सीट्स कम थी ना, बहुत कम इनके पास, तब इनने बैक ऑफ किया। सर अपनी सीट्स भी कुछ हारी। हाँ, तो वही जब इन्होंने देखा ये हालत तो बहुत खराब है हमारी, तब इनने बैक ऑफ किया। इलेक्शन तो लड़ा था उन सब ने, ठीक है। तो नेक्स्ट विल राइट, ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड brought the members of Muslim League to join the government. Next, okay. Also, the Constituent Assembly was established. To frame Constitution of India. And elections were held. For the same. In which Congress won 208 seats. In which Congress won 208 seats of total 296 seats. While Muslim League won 73. 173. Next, okay. Jinnah was alarmed at the results. Of the elections. Because Muslim League was in danger. Of being totally eclipsed in the assembly. In danger of being totally eclipsed. eclipsed in the assembly. इनके मतलब उनको लगता था कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं रहेगा इस असेंबली में, क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं। Next will write, hence Muslim League rejected the proposal of the cabinet mission. On 29th of July 1946. And resolved to direct action. Resolved to direct action on August 16, 1946. To achieve its cherished goal of Pakistan.
चेरिश स्कूल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट वही डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे कब था ये? 1946। तो इनने पहले ही बोला था कि 16 अगस्त को हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इसके आगे जो भी 2-3 टॉपिक्स था, आई विल नॉट मेक यू पीपल टू राइट दीज टॉपिक्स, आई विल सेंड पीडीएफ ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, हम एक डिस्कस करके ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर लिखेंगे तो और आधा घंटा और एक्सटेंड हो जाएगा हमारा फिर। तो बस इसके आगे ही सिंपल कहानी है कि इस दिन क्या हो गया, जो मैं आपको बता चुका हूं कि इस दिन प्रोटेस्ट हो गए कैलकाटा से शुरू, गलियों में ब्लडशेड हो गया, 4000 से ज्यादा लोग मर गए और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ठीक है, गांधी ने डिक्लेयर किया फास्ट अनटू डेथ। जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया? ही वार्नड द पीपल कि अगर आपने रोका नहीं जो भी हालात खराब हो गए तो एरियल बम्बार्डमेंट करेंगे। तो इसी के बीच 9 दिसंबर 1946, ठीक है, आफ्टर सो मेनी मंथ्स पहली मीटिंग हो जाती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो इलेक्शन से लोग आए थे, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं आए, उन्होंने रिजेक्ट किया। तो वो अपने गोल पे फर्म थे, उनका गोल क्या था? इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। ठीक है, अब जब इतने हालात खराब हो रहे थे तो ब्रिटिश ने तब क्या किया? इट वॉज क्लेमेंट एटले, जो क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद होगा, बस हेडिंग्स में लिख रहा हूं, इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। एक तो क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे, जो आप लिखोगे, आई विल सेंड दीज नोट्स। सेकंड इज व्हाट इज हियर, हुआ क्या? रिमूवल ऑफ, नहीं एटले नहीं, वो तो पीएम थे। रिमूवल ऑफ वेवल, जो क्या थे? वॉइसरॉय इंडिया में थे, इसको रिमूव किया गया। एंड स्टेटमेंट ऑफ एटले, एटले ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी। एंड स्टेटमेंट ऑफ एटले। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या थी? अब पहले तो इनने क्या किया? वेवल जो वॉइसरॉय थे, इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि वो हालातों को संभाल ही नहीं पा रहा था, हालात बहुत खराब हो रहे थे हिंदुस्तान में। तो उसकी जगह पे अगर रिप्लेस किया इसमें, तो वो किसको किया? नया जो वॉइसरॉय बनाया गया इंडिया का, दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन। ही वॉज अ न्यू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। कब हो गया? इन द सेम 1947 की बात है। अब समझो, दिसंबर में पहली मीटिंग हो गई थी, फिर नेक्स्ट मंथ जनवरी में तो ये सब हो गया कि रिमूवल ऑफ वेवल किया गया, और इसने एक स्टेटमेंट दी। ये स्टेटमेंट क्या थी? 20 Feb 1947 को क्लेमेंट एटले एक स्टेटमेंट देते हैं, जो कौन थे? पीएम ऑफ ब्रिटेन। 20 Feb कब की बात है? 1947 की बात है। 1947 में हम आ गए। इसने सीधे अनाउंस किया कि ब्रिटेन इंडिया को छोड़ेगा। ठीक है, ब्रिटेन इंडिया को दैट विड्रॉ करेगा इंडिया से। कौन? ब्रिटेन। और इसने क्या बोला? ऑन 30th जून। ठीक है, हाँ 1948, सॉरी, इसमें साल का फर्क था। इसने क्या कहा? ये इस दिन अनाउंस कर रहा है। कौन? क्लेमेंट एटले, जो कौन थे? पीएम ऑफ ब्रिटेन। ये अनाउंस कर रहा है इस दिन कि ब्रिटेन हिंदुस्तान को छोड़ देगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनाएगा हिंदुस्तान को। लेकिन किस डेट पे? ऑन 30th जून 1948। लेकिन ये काफी दूर था अभी, यानी कि ये मान लो 1-1.5 साल और ले रहे हैं। तो इंडियन लीडर्स इसके लिए तैयार नहीं थे, ये काफी दूर डेट था, तो और प्रेशर डाला गया और हालात खराब हो गए। इसीलिए 4 जुलाई को ब्रिटिश, 4 जुलाई नेक्स्ट जो डेट आया इसमें, दैट वाज 4 जुलाई 1947 की ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये इसने प्रॉमिस किया था इस डेट को हम निकलेंगे, लेकिन जब दबाव और बढ़ गया 4 जुलाई 1947 को इनने क्या किया? इनने अपने हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस की, जिसमें ये लिखा था कि ब्रिटेन इंडिया को छोड़ेगा, इंडिया विल बी नाउ एन इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन इसमें इसने डेट क्या इनने रखा था? इनने डेट आगे लाया था। इसी में जब बिल आई थी इसमें 4 अगस्त 1947 को, पहले इस बिल पे क्या होगी? वोटिंग होगी। कहां पे? उनके हाउस में, उनके पार्लियामेंट में। तो वोटिंग हो गई, और एनेक्ट कब हो गया, यानी कि इसको पास कब किया गया, इस पर साइन कब किया? वहां पे जो साइन करने की अथॉरिटी है, इसको उसके कहते हैं एनेक्टमेंट। ठीक है, एक्ट जिसे हम कहते हैं, वो कब हो गया? ऑन 18 जुलाई सेम ईयर 1947। यानी कि इस दिन बिल आई, इस दिन क्या बन गया? इसका एक्ट बन गया, पास हो गई, एक्ट एनेक्ट हो गया। ये आई होप कि आप अच्छे से समझते हो बिल और एक्ट में क्या फर्क है। पॉलिटी आपने पढ़ी है सबने। तो एक्ट कब बनता है? बिल को पास करने के बाद। इसी बिल में लिखा था कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया छोड़ेगा कब? 15 अगस्त 1947। तो इन्होंने अब नया डेट दिया कि इस डेट को हम निकलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब ये बिल इनेक्ट होगी, इनने फिर से एक कोशिश की कि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये नहीं चाहते थे अभी कि बंटवारा हो जाए मुल्क का।
ये अभी भी मुस्लिम लीग को कोशिश कर रहे थे समझाने की, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे आप इसमें पार्ट लो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर से क्या किया, रिजेक्ट किया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अगर चाहते तो सिर्फ बंटवारा चाहते, हम चाहते अलग से पाकिस्तान। ठीक है, तो इस बिल के बाद कह रहा हूं, इसके बाद एक और कोशिश की थी किसने, क्लेमेंट एटली ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ उस कोशिश में। तब जाके माउंटबेटन ने अपना प्लान फॉरवर्ड किया, उसी को बोलते हैं हम फेमसली माउंटबेटन फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसको, और प्लान, यू कैन से फॉर्मूला और प्लान। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स I mentioned. First was Direct Action Day on 16th of August 1946. उसके बाद क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वेवल, और किसको बनाया गया नया, माउंटबेटन को, और कोई स्टेटमेंट जारी की किसने, क्लेमेंट एटले ने, और साथ में बिल भी इंट्रोड्यूस की। तब जाके जब कुछ नहीं एंड पे चला, फिर जाके एक फॉर्मूला बनाया किसने, जो नया वॉइस रॉय था, जो नया गवर्नर जनरल था, कौन थी, माउंटबेटन। इसने क्या किया, इसने सीधे प्लान बनाया कि चलिए ठीक है, हिंदुस्तान को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कहा मुल्क का बंटवारा तो होगा ही होगा, और 2 स्टेट्स का भी बंटवारा होगा। ये कौन से 2 स्टेट्स थे, वन वाज पंजाब, इनकी प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, पंजाब, एंड नेक्स्ट वाज बंगाल। कहा हमें मुल्क का बंटवारा करना है, अब पाकिस्तान बनाना है, लेकिन मुल्क के साथ साथ 2 प्रोविंसेस भी बंटवारे में आएंगे, बंगाल और पंजाब। अब समझ गए, तो उस टाइम में बंगाल बहुत बड़ा था, पूरा बांग्लादेश बंगाल का ही पार्ट था। आजकल का वेस्ट बंगाल वो सारा ये बंगाल ही था, और जो आजकल का बांग्लादेश है वो भी बंगाल ही था। तो उन्होंने वही कहा उसके 2 हिस्से करते हैं, क्योंकि वहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी बंगाल में। कहा कि एक हिस्सा देते पाकिस्तान को, एक हिस्सा हिंदुस्तान को। पंजाब भी बहुत बड़ा था, आजकल भी अगर आप देखोगे आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब हिंदुस्तान में। तो तभी कहा इन दोनों स्टेट्स को भी डिवाइड करना है, लेकिन हमें एक लिमिटेड पाकिस्तान बनाना है, ताकि पॉपुलेशन के बेसिस पे हम देखें कि कितना एरिया दिया गया। हिंदूज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, आज भी आप देखो 80% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज हिंदू पॉपुलेशन। अब समझ रहे, तो इसीलिए एक लिमिटेड पाकिस्तान बनाया गया, जो आप देख रहे हो आजकल पाकिस्तान, लेकिन साथ में पंजाब का भी बंटवारा हो गया, और साथ में ईस्टर्न साइड से बंगाल का भी बंटवारा हो गया। दैट वाज द माउंटबेटन्स प्लान। और उसने साथ में ये भी कहा कि हम यहाँ जो पाकिस्तान है वो अलग से अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगा, वो अलग से अपना आइन लिखेंगे। इंडिया ने तो बनाई थी, इंडिया में तो इलेक्शन भी हो गया था किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अब माउंटबेटन का प्लान यही था, पहला प्लान दैट वी विल डिवाइड इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग पंजाब एंड बंगाल। सेकेंड प्रोविजन जो इस फॉर्मूला में था, इस प्लान में था, वो क्या था कि पाकिस्तान जो है वो एक सेपरेट क्या बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी बनाएगा। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक ऑप्शन रखा गया उस टाइम पे। माउंटबेटन ने कहा प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस है, वो किस मुल्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, दे कैन ईदर ज्वाइन इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान के लिए एक चॉइस रखी गई थी, जहां पे उनका मन होगा वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इस प्लान को लागू करने के लिए क्या किया गया, एक कमीशन बनाएगी, बाउंड्री कमीशन, यानी कि अब बाउंड्री बनानी थी 2 मुल्कों के बीच में। ये कमीशन जो इसका हेड एक रखा गया, द पर्सन वाज कॉल्ड एज सर रेडक्लिफ। एक कमीशन बनाई, टीम एक बनाई, इसका हेड किसको रखा गया, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ वाज अ पर्सन हु वाज गुड विथ मैप्स। इसको ब्रिटेन से लाया गया था, यहाँ मैप्स की स्टडी अच्छी जानते थे, तो वो अच्छे से लाइन बना सकते थे। लेकिन रेडक्लिफ ने जब लाइन खींची, ठीक है, वो क्या था, इससे वो प्रेशर डाला गया कि आपको जल्दी करना है। इनफैक्ट ही वाज नॉट अलाउड टू विजिट द साइट्स, कि कहां से लाइन खींचनी है आपको, उसके सामने मैप रखा गया और लाइन खींच दो बस, और उसने खींच दी। और जिस दिन वो फिर उन एरियाज में गया, उसने देखा कि कैसे लोगों का बंटवारा हुआ है, तो उस दिन उसने पछताया। उसने फिर बुक भी लिखी थी अपनी, उसने कहा था द लास्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ वाज टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट वाज रेडक्लिफ लाइन। उसको आज भी बोलते हैं, जो लाइन किसके बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो रेडक्लिफ जो है, इसने 12 अगस्त 1947 को ही अपनी रिपोर्ट बनाई थी कि कहां से इसने लाइन खींची है। ठीक है, तो इट प्रिपेयर्ड द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और 12 अगस्त 1947। तो इसके बाद 2 दिन के बाद 14th जो है ये पाकिस्तान को छोड़ा गया अलग। ठीक है, इसलिए 14th अगस्त 1947 पाकिस्तान क्या मनाता है एज इट्स इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट दिन 15th अगस्त 1947, ठीक है, इनको छोड़ा गया फॉर्मली एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो 15th अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे फॉर द इंडिया।
ठीक है, दैट इज हाउ Pakistan got separated at the end by the plan of Mountbatten, and who draw the line between the two nations? It was Sir Redcliffe who draw the line उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो अभी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उस टाइम पे ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 552 स्मॉल और बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। इनके पास चॉइस थी, या तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे या तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को कंटिन्यूसली रखा गया एज द गवर्नर जनरल। अभी इसको हटाया नहीं, आजादी हुई भी, लेकिन इंडियन लीडर्स ने इसको कहा था कि यू कंटिन्यू एज द गवर्नर जनरल, क्योंकि माउंटबेटन वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ द पीपल हियर, ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ द इंडियन लीडर्स, ठीक है। तभी उसको कंटिन्यू रखा गया, 1 साल के लिए और रखा गया था उसको एज अ गवर्नर जनरल। तो ब्रिटेन का अगर कोई लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया के लिए, दैट वाज माउंटबेटन। अगर ये पूछेगा कोई आपसे कि हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द पर्सन विल बी माउंटबेटन, ठीक है। लेकिन जब इसको हटाया गया 1948 में, जो लास्ट गवर्नर जनरल बनाया गया यहां पे, दैट वाज द पर्सन नोन एज सी राजागोपालाचारी, ही वाज द लास्ट। उसको भी कुछ टाइम के लिए रखा गया। फिर जब जनरल इलेक्शन हो गया इंडिया में, तो फिर नॉर्मली फिर पीएम और प्रेसिडेंट आ गए यहां पे। तो इन जून 1948, ठीक है, माउंटबेटन को एज ए गवर्नर जनरल खत्म किया गया। दैट वाज आफ्टर द 1 year ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज जून 1948। इस दिन, इस महीने में किसको बनाया गया? सी राजागोपालाचारी। सो अगर आपसे ये पूछा कोई हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द पर्सन वाज, अगर ये पूछे कोई हु वाज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन, सेम यही पर्सन, ये पहले और लास्ट थे। क्योंकि जब माउंटबेटन को खत्म किया गया गवर्नर जनरल, तो फिर किसको बनाया? सी राजागोपालाचारी। फिर लास्ट यही थे, ये पहले इंडियन भी थे और यही लास्ट इंडियन भी थे जो क्या बने यहां पे गवर्नर जनरल। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लास्ट पे गवर्नर जनरल्स के बीच में, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछेंगे आपसे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर इंडियन के बारे में पूछेंगे दिस इज द पर्सन, ठीक है। दैट इज हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, ठीक है। ये 2 पेज से, आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ दीज पेज on your group, ठीक है। एंड फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से दैट आई विल शेयर दीज नोट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ द चैनल, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो रही बात इसके बाद, दैट वाज अप टू 1947 हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। आपका सिलेबस असल में यहीं तक है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट था क्या। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पार्ट वेरी मच डीपली फॉर दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। यू ट्रस्ट मी दैट यू कैन से नो प्रिपेयर्ड फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यू कैन सॉल्व द यूपीएससी क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव रिटन ऑन योर नोटबुक्स, प्रोवाइडेड यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तब तो कुछ होगा नहीं, बट अगर रिविजन्स करते जा रहे हो आप, तब जाके सही होंगी चीजें, ठीक है। रही बात और कुछ टॉपिक्स जैसे कि डिफरेंसेस या कंपैरिजन बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, इनके बीच में डिफरेंसेस ही किसके बेस पे? वर्ना सिस्टम के बेसिस पे, कास्ट के। क्योंकि अंबेडकर जो थे वो किस सेक्शन से थे? ही वाज फ्रॉम द शूद्रा क्लास, दलित, ही वाज अ दलित, नॉट शूद्रा, ही वाज अ दलित। तो इसीलिए गांधी और किसके बीच में? अंबेडकर में डिफरेंसेस थी। ऐसा नहीं कि गांधी उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे कि वो दलित है, ऐसा नहीं था। ही वाज रिप्रेजेंटिंग दलित क्लास, तो उसमें वो रिफॉर्म चाहते थे जिनको गांधी साथ नहीं दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे दलित को या अनटचेबल्स को एक अलग क्लास माना चाहिए ताकि इनके साथ आगे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते रहे। तो वो चाहते थे एक साथ मिलकर काम करें। तो इसीलिए डिफरेंसेस थी। हमने देखा 1916 में सेशन में जब लखनऊ पैक्ट हो गया था, तब डिफरेंसेस थी बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी। अंबेडकर सिर्फ इसलिए उस टाइम पे माने गांधी की बात क्योंकि गांधी ने डिक्लेयर किया था फास्ट अनटू डेथ। तो देयर वाज डिफरेंस बिटवीन, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो देयर वाज डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। क्या आप कास्ट सिस्टम पे बोलो, आप दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, अंबेडकर पार्टिसिपेट इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी ने सिर्फ किसमें किया था? सिर्फ सेकंड में किया था, ठीक है। ऐसी कास्ट सिस्टम पे, ऐसी सेपरेट इलेक्टोरेट पे, जब ब्रिटिश ने बोला था कि हम देंगे दिस अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट, उस पे भी डिफरेंसेस थी गांधी और अंबेडकर में। गांधी वाज नॉट सपोर्टिंग दैट इनिशिएटिव। अब समझते हो? तो ये सब चीजें चली। ऐसी अगर हम देखेंगे गांधी और बोस, इनमें भी डिफरेंसेस थी। अब समझ रहे हो? बोस नहीं पसंद करते थे गांधी के तरीके, जो उनका तरीका था लड़ने के लिए, आजादी के लिए, क्योंकि उनका एक मॉडरेट तरीका था, नॉन वायलेंस था। बोस वाज नॉट सपोर्टिंग दिस थिंग, बट स्टिल आई हैव मेंशन्ड कि बोस और गांधी यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। इनकी आइडियोलॉजी अलग थी, इनका एक एजुकेशन सिस्टम अलग था। बोस वाज सपोर्टिंग दी मॉडर्न एजुकेशन, गांधी जो है उसका एक अलग एजुकेशन स्कीम था। इन सब बेसिस पे डिफरेंसेस थी बिटवीन बोस एंड गांधी, ठीक है। लेकिन स्टिल यूज्ड टू रिस्पेक्ट। आई हैव मेंशन्ड दैट गांधी को अगर पहली बार फादर ऑफ नेशन कहा है तो किसने कहा था? इट वाज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसी सब के बीच
ब्रिटिश ने यहाँ पे एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या किया, ठीक है, आई विल सेंड द नोट्स ऑफ दिस टू, ठीक है, कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, कुछ इसमें सब थ्योरेटिकल ही है कि ब्रिटिश ने किस टाइम पे कौन कौन सी पॉलिसीज लाई। जैसे कि ब्रिटिश ने शुरू कहाँ से किया था, कलकत्ता मद्रासा से, हमने पढ़ा है कब बनाया था कलकत्ता मद्रासा। उसके बाद हमने देखा कि वारन हेस्टिंग्स ने वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मद्रासा शुरू किया था। वी सॉ वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जब आता है, उसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं हिंदुस्तान में एजुकेशन के लिए। उसके बाद उसी पैसे को यूज किया जाता है, लेकिन वो 1 लाख रुपए दिया गया था। 1 लाख से कितने ही लोगों को पढ़ाया जा सकता था, ठीक है। इसीलिए फिर उस टाइम पे एक थ्योरी आई थी एजुकेशन में, अभी अलग से बता रहा हूं कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे होता था ब्रिटिश का यहां पे इंडिया में। तो उन्होंने एक थ्योरी शुरू की थी, दैट वाज कॉल्ड एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, जो प्रोविजंस लाते थे हिंदुस्तान ने, इनने दिया था 1 लाख रुपए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। 1 लाख में क्या ही होता, कितने ही लोग पढ़ते हैं इस पैसे में, ठीक है। इनने का एक काम करते हैं, हम कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, एलिट्स को, वो फिर पढ़ाएंगे किनको, बाकियों को, उसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। अब समझ गए, इस पैसे से हम कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, वो फिर आगे इंटर्न बाकियों को पढ़ाएंगे। दैट वाज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो गया। इसके बाद एक मेजर डिस्पैच आता है एजुकेशन के लिए, दैट वाज कॉल्ड एज वुड्स डिस्पैच। इसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स किए रिलेटेड टू एजुकेशन, जैसे कि ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा कि ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है फॉर एजुकेटिंग द इंडियन मासेस। ऐसे ही उन्होंने 3 लेवल्स बनाए, प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ये वर्निकुलर लैंग्वेज में दो, ये लोकल लैंग्वेज में, ये प्राइमरी एजुकेशन जो बचपन में पढ़ाई होती है, ये किस लैंग्वेज में दो आप, सिर्फ वर्निकुलर लैंग्वेज में। और जो सेकेंडरी लेवल है, जैसे 9th 10th 11th 12th, इसको एंग्लो वर्निकुलर बनाओ, यानी कि इसमें मिक्स रखो, इंग्लिश भी और लोकल लैंग्वेज भी रखो आप। लेकिन जो हायर स्टडीज है ये सिर्फ किसमें रखेंगे, इंग्लिश में। ये सब डेवलपमेंट्स हो रही थी रिलेटेड टू एजुकेशन, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज खोली गई यहाँ पे, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया इन पूसा इन बिहार, पूसा इज द नेम ऑफ द प्लेस इन बिहार। तो वहां पे पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया। तो रिकमेंड किया था, सॉरी दिस नॉट इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वहां पे खोला गया। तो ये सब फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने बात की यहाँ पे। तो वक्त वक्त पे इनने यहाँ पे डिफरेंट कमीशंस बनाए, डिफरेंट पैसे देते गए, ये डिफरेंट अमाउंट्स देते गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। दैट वाज, और कमीशन मैं आपको लिख के भेजूंगा ये कौन कौन सी कमेटी बनाई थी इनने, ताकि वो कमेटी रिकमेंड करते थे इंडिया में एजुकेशन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, आई विल शेयर दीज नोट्स, ठीक है। ऐसी डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, किसने प्रेस पे बैन लगाया, किसने वापस उस पर खोला ये बैन, चार्ल्स मेटकाफ को हमने दिखा है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये सब चीजें पढ़ी है। वही सब चीजें इसमें वापस रिपीट होंगी कि प्रेस को वक्त वक्त पे कहां बैन लगाया, कहां पे खोला गया, कहां बैन लगाया, कहां पे खोला गया वो बैन, ठीक है। तो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। सो आई विल सेंड दीज टॉपिक्स, एक तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वन विल बी दिस, सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। ये दो लास्ट के टॉपिक्स है, ठीक है। अगर आपको फिर कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए भी मुझे, इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर इन द हिस्ट्री, इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाँ, एक और चीज बताऊंगा, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन है इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। वुमेन कौन कौन सी थी इसमें जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम यही देखेंगे, कुछ तो मैंने बताई, जैसे कि रानी झांसी हमने डिस्कस किया, भिखाजी काम हमने डिस्कस किया, एनी बेसेंट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। दिस अरुणा आसिफ अली हमने नाम सुना है। अच्छा, लक्ष्मी सहगल, कल ही मैंने आपको बताया था, शी वॉज हेडिंग दी वुमेन रेजिमेंट ऑफ INA, ठीक है। बस इतना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही सरोजिनी नायडू, हमने देखा कि कैसे उन्होंने सॉल्ट मूवमेंट में, जो उस टाइम पे शुरू हो गया था CDM, उसने कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी हम देख चुके हैं। तो कुछ और सुचेता कृपलानी वॉज देयर, हमने इसका भी नाम देखा है, का अंडरग्राउंड मूवमेंट हमने इसका नाम देखा था, ठीक है। तो और 2-3 लेडीज आर देयर हु वेयर दिस, वो भी हमने डिस्कस किया। कुछ और थी जो हमने डिस्कस नहीं की है, जैसे वन ऑफ दिस लेडी इज कित्तूर रानी चिन्नमन, ठीक है, ये हमने नहीं सुना है, मैं इसका भी कंट्रीब्यूशन बताऊंगा। शी वाज एक्चुअली प्रिंस, जो प्रिंसी स्टेट ऑफ कर्नाटका था उसकी ये रानी थी, कर्नाटका की। और भी वहां पे एक थी, देयर वाज दी मतंगिनी हजरा, शी वाज वन मोर लेडी, सो शी वाज एक्चुअली फ्रॉम बंगाल। इसने भी CDM में काफी पार्टिसिपेट किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट में इसने 6000 लोगों को एक साथ जमा किया था, तब इसने एक प्रोटेस्ट शुरू किया है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। किसने? शी वाज वन मोर लेडी हु वाज देयर फाइटिंग फॉर द नेशनलिस्टिक मूवमेंट, ठीक है। सो बाकी एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जो हमने छोड़ा बीच में, व्हिच बिलोंग्स टू दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा पार्ट जो पहले छोड़ा वो आपके सिलेबस में नहीं था, दैट वाज जो हमने पहले स्टेट्स देखनी थी यहाँ पे, लेटर मुगल्स की अगर हम बात करें वो हमने डिस्कस नहीं किया इसमें। उसके बाद जो स्टेट ऑफ जो बंगाल था, स्टेट ऑफ हैदराबाद, स्टेट ऑफ कर्नाटक, मराठास,
मराठा एम्पायर क्या था, दिस मैसूर का एम्पायर क्या था, ये सब हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं था। यू कैन से 70 to 80% ऑफ हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, जो भी आप यूपीएससी लेवल तक जाओ 80% ऑफ हिस्ट्री आपने पढ़ लिया है। 20 to 25% आपका बचा वो पहला वाला पार्ट है, दैट वाज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है इसी सेक्शन से आते हैं, राइट फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ 1857। उससे पहले अगर कभी कभार रेयरली क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टेट्स में, बट यू कांट से कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। बट जो भी तक का पैटर्न है वो 1857 के रिवोल्ट के बाद ही जो भी हुआ है वहां से आते हैं क्वेश्चन। सो आर ऑलमोस्ट 99% डन। स्टिल आई विल से इफ यू वांट टू कंसल्ट एनी बुक यू कैन कंसल्ट, ठीक है, कहीं पे भी, बट these notes, ठीक है, जो अगर आप ये पढ़ोगे you can solve maximum questions। अगर आप 20 क्वेश्चन कहीं पे देखते हो you can solve 12 to 15 questions from those questions। ठीक है, तो that is very much sufficient for you people in the context of Indian national movement। ठीक है, thank you for today and good luck for the future।